देखिए, सीखने की विकलांगता, अक्षमता, जिसका मतलब है सीखने या समझने में समस्या आना। अब आप देखिए कि सीखने की विकलांगता होती क्या है, क्षमता होती क्या है, कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो स्टूडेंट कर नहीं पाते। जैसे आम स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आम विद्यार्थी होते हैं, तो वो जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट, जो आम विद्यार्थियों की तरह नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, वहाँ पे देखा होगा जो उसमें बच्चा था, है ना, तो वो क्या था, अपनी क्लास में अलग था, उसको चीज़ें समझने में दिक्कत आती है, तो वही है सीखने की विकलांगता। तो देखिए हमारे देश में क्या है, हज़ारों बच्चे इस लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने की विकलांगता का सामना कर रहे हैं। तो देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है, सीखना है समझना, इनकी सीखने समझने में समस्या आना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये समस्या है देश में। जब भी कोई बच्चा लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने में दिक्कत का सामना करता है या समस्या करता है, तो यह लर्निंग डिसेबिलिटी संकेत हो सकता है या सीखने की विकलांगता हो सकती है। देखिए इसके आपको मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताता हूँ। तो देखिए इस स्थिति की शुरुआत में बच्चों को बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने में, शब्दों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। यानी कि यहाँ पे भी क्या है कि जो बच्चा ना सही से बोल पाता है, ना लिख पाता है, ना पढ़ पाता है, ना सुन पाता है, ना शब्दों का उच्चारण कर पाता है, तो ये होती है सीखने की विकलांगता। ये कई प्रकार की होती है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सीखने में उसका मन नहीं लगता और वह बच्चों से वह चीज़ों से जी चुराने या उनसे भागने की कोशिश करता है। देखिए उसका मन नहीं लगता कहीं पे भी सीखने में। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अगर कुछ सीखने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है तो इसे हल्के में ना लें। सीखने की विकलांगता क्षमता के संकेत हो सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि सीखना एक सतत प्रक्रिया ही कंटिन्यूस चलती है। देखिए तो होता क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए कुछ बच्चे सीखने में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं आम बच्चों की तुलना में, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये समझे कि उस बच्चे को परेशानी है, समस्या है, उसमें सीखने की विकलांगता है, जिसे दूर करना ज़रूरी है। अगर दूर ना करे, देखे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये। भारत में बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की समस्या का निदान समय रहते नहीं कर पाते और ना ही वह इस बीमारी को समझ पाते। देखिए बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते, वो पकड़ ही नहीं पाते स्टार्टिंग में कि क्या वाकई उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए अगर स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही प्रॉब्लम पकड़ में आ जाए तो बच्चों की जो ये स्थिति बन जाती है, सीखने की विकलांगता है, वो जल्दी दूर हो जाती है। अगर पकड़ में ना आए तो बहुत देर लग जाती है इसमें। देखिए दुनिया में 18 वर्ष से कम आयु के 8% और 10% बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि सीखने की विकलांगता से जुड़ी कई बीमारियां हैं। इसके कारण इन बच्चों को पढ़ने, लिखने जैसे सीखने से जुड़ी चीज़ों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए सीखने की विकलांगता से क्या होता है कि कई चीज़ें सीखने में जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, सीखने में बहुत सारी जैसे परेशानियाँ आती हैं, लिखने में, पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सीखने की अक्षमता शिक्षाविदों से परे किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है और परिवार, दोस्तों और कार्यस्थलों में संबंधों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे सीखने की अक्षमता है, तो इससे क्या है कि जो व्यक्ति का जीवन है, यानी कि जिसमें सीखने की विकलांगता है, वो उसका जीवन प्रभावित करती है। वो परिवार और दोस्तों में क्या है, आपस में संबंध नहीं, यानी कि वो मिलने जुलने से भी कतराते हैं। संघीय कानून में विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम IDEA के तहत शब्द विशिष्ट शिक्षा विकलांगता है। देखिए IDEA यानी कि आइडिया, ये क्या है, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम, ये क्या है, संघीय कानून जो हमारा केंद्र का कानून है, उसके तहत शब्द है विशिष्ट शिक्षा विकलांगता। इनकी जो विकलांग बच्चे हैं ऐसे, उनके लिए विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए सीखने की विकलांगता के प्रकार क्या हैं। तो देखिए पहला है डिसलेक्सिया, फिर है डिस्प्रैक्सिया, फिर है डिस्ग्राफिया, फिर है डिसकैलकुलिया, फिर है सुनने से जुड़े विकार यानी कि APD यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और वाचाघात या स्वर लोभ या एफेसिया। तो देखिए और भी कई सारे होते हैं, लेकिन मेनली यही मेन होते हैं, इनसे ही एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनता है।
तो आप इसे अच्छे से देखिए। जो ये फ्री वीडियो देख रहे हैं तो वो बिल्कुल इसे साथ साथ नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो भी लिखते जाइए, क्योंकि इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप अपनी बुक भी सामने रख सकते हैं, जो आपके पास बुक पड़ी हुई है, आपको ऐसे नोट्स कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से लिखिए। तो देखिए, पहला है डिसलेक्सिया। वही है कि जो तारे ज़मीन पर मूवी देखी है आपने सभी ने, तो उसमें जो बच्चा था उसको सेम यही प्रॉब्लम थी, उसे डिसलेक्सिया था। अब देखिए, डिस का मतलब होता है कठिनाई यानी कि डिफ़िकल्टी। लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना, यानी कि पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया किसी भी व्यक्ति को भाषा से जुड़ी चीज़ों को सीखने में परेशान कर सकता है। यह समस्या यह पढ़ना और लिखना मुश्किल बना सकता है। यह व्याकरण और पढ़ने की समस्या भी पैदा कर सकता है। बच्चों को मौखिक रूप से व्यक्त करने और बातचीत करने के दौरान विचारों को एक साथ रखने में भी परेशानी हो सकती है। देखिए, यहाँ पे क्या है, पढ़ने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे बच्चे देखिए व्याकरण को समझ नहीं पाते, शब्दों को बना नहीं पाते और उनको पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए पढ़ना और लिखना दोनों ही उनके लिए मुश्किल है। ना तो वो शब्दों को पढ़ पाएंगे, ना उनको लिख पाएंगे, क्योंकि देखिए व्याकरण ही नहीं पता ही नहीं है कि कौन सी मात्रा कहाँ पे आएगी, कौन सा स्पेलिंग कैसे लिखना है, तो वो कर नहीं पाएंगे इसमें। यानी कि पढ़ने लिखने में जो प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है, तो समझिए उस बच्चे को डिसलेक्सिया है। तो देखिए, डिसलेक्सिया एक पढ़ने का विकार है, यानी कि इसमें बच्चा मेनली पढ़ नहीं सकता। उसमें जो भी उसे लिखा होगा उसे वो शब्द घूमते दिखाई देंगे, उसे वो अच्छे से वो पढ़ नहीं पाएगा। लेक्सिया का मतलब देखिए पढ़ना ही होता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए, ये पढ़ना है, तो बच्चा इसमें पढ़ नहीं पाता। अधिगम विकलांगता जो पढ़ने और संबंधित भाषा आधारित प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो पढ़ने और संबंधित भाषा है, यानी कि यहाँ पे जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें दिक्कत आती है, वो पढ़ नहीं पाता, तो इसलिए वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, तो क्या है, ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। डिसलेक्सिया को कभी भी भाषा आधारित अधिगम विकलांगता के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखिए, डिसलेक्सिया को क्या है, कभी कभी भाषा आधारित क्या है, जैसे कोई इंग्लिश है, हिंदी है, कोई अदर लैंग्वेज है, तो वो क्या है, तो इसे कई बार क्या होता है कि इसे कभी कभी भाषा आधारित कह दिया जाता है, क्योंकि देखिए बच्चों को मात्रा का नहीं पता चलता, स्पेलिंग का नहीं पता चलता है ना, तो वो उसे कर नहीं पाता, जैसे कभी कभी भाषा आधारित अधिगम भी कहा जाता है। बुनियादी पढ़ने की समस्या तब होती है जब ध्वनियों, अक्षरों और शब्दों के बीच के संबंध को समझने में कठिनाई होती है। देखिए, जैसे ध्वनियाँ हैं, स्वर है, जैसे कोई चीज़ है, जैसे बच्चों को कहते हैं, वो उनको समझ नहीं आती, अक्षर समझ नहीं आते, शब्द समझ नहीं आते उनको, तो क्या लिखा होता है वो पता नहीं चलता उनको। अक्षर है ना, जैसे उनको अ ब स ए बी सी डी, ये नहीं पता चलता उनको कौन सा कहाँ पे लगाना है। ऐसे पढ़ने समझने की समस्या तब होती है जब शब्दों, वाक्यांशों, पैराग्राफ को अर्थ को समझने या गद्यांश जैसे हम कहते हैं, देखिए उसको अर्थ को समझने में असमर्थ होती है। देखिए, बच्चे यहाँ पे शब्दों को समझ नहीं पाते। जब बच्चे शब्दों को नहीं समझ पाए, वाक्यांश नहीं समझ पाए, पैराग्राफ को का अर्थ नहीं समझ पाए, इसमें असमर्थ हो जाते हैं, तो समझिए यह पढ़ने की समस्या है या उनमें डिसलेक्सिया है। तो देखिए, इसके लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स देखिए यहाँ पे क्या है लक्षण, डिसलेक्सिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिसलेक्सिया। पहला है, देखिए, सुनाई देने पर भी बातों को देरी से समझना या बातों को समझने में देरी होना। यानी कि चीज़ें सुनाई देती हैं, समझ उनको सुनाई तो दे रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, देरी में समझ आती हैं। सवालों के जवाब देते समय सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाना। देखिए, जब भी वो सवालों के जवाब देते हैं, वो सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक जैसे शब्दों या पर्यायवाची शब्दों में फ़र्क नहीं बता पाना। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे एक जैसे शब्द है या पर्यायवाची शब्द है, उसमें फ़र्क नहीं बता पाना है कि इनमें फ़र्क क्या है। नए शब्दों को बोलने व सीखने में दिक्कत आना। जैसे देखिए, कोई भी नया शब्द है, ना उसे वो बोल पाते हैं, ना उसे सीख पाते हैं, उनको हर चीज़ मुश्किल लगती है इसमें। पढ़ने वाली गतिविधियों से परहेज करना। जहाँ पे देखिए बात आती है पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए क्लास में आपको शिक्षक कहे, टीचर कहे कि ये पढ़िए, तो वो पढ़ नहीं पाते, वो उससे कतराते हैं। समस्याओं को हल करने, चीज़ों को याद रखने या समझने में दिक्कत जो वे सुनते हैं। देखिए, यहाँ पे समस्या हल नहीं कर पाते, मैथ के क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे, चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, ना ही वो उनको समझ पाएंगे। शब्दों या अक्षरों में समानता और अंतर करने में कठिनाई। देखिए, शब्दों या अक्षरों में कौन सी समानता है, क्या उसमें अंतर है, ये वो नहीं कर पाएंगे। स्पेलिंग समझने में
मुश्किल आना, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग जो है उसे भी बहुत वो समझ नहीं पाते, है ना, यानी कि वर्तनी संबंधी जो समस्या है वो भी है यहाँ पे। तो हिंदी में स्पेलिंग होते हैं वर्तनी, तो स्पेलिंग समझने में बहुत मुश्किल आती है उनको। बेहद धीरे बोलना या पढ़ना, वो बहुत जब भी वो पढ़ते हैं बहुत धीरे बोलते हैं या उसे बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। तो यह है डिसलेक्सिया के लक्षण। सो नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे एक और थोड़े से लक्षण है इसके। पढ़ाई से परहेज, वो पढ़ते ही नहीं है। शब्दों का गलत उच्चारण, जब भी वो पढ़ते हैं तो शब्दों का गलत उच्चारण कर देते हैं, किसी शब्द को कोई और ही वो ढंग से बोल देते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। बातों को याद न रख पाना, वो बातों को याद नहीं रखते। पहले बाद में, बाएं दाएं आदि के भेद को समझने में दिक्कत। वर्णमाला सीखने में कठिनाई, वही है, देखिए वो वर्णमाला सीख नहीं पाते कि कितने शब्द हैं, क्या स्वर है, क्या व्यंजन है, वो समझ नहीं पाते। शब्दों या नामों को याद रखने में कठिनाई, देखिए जो शब्द है या नाम है उनको याद नहीं रख पाते, इसमें कठिनाई। आप देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी ही डिसलेक्सिया से संबंधित है। तुकबंदी वाले शब्दों को पहचानने या बनाने तथा शब्दों के सिलेबस या शब्दांश की गिनती में दिक्कत या समस्या, ये क्या है, ध्वनि जागरूकता। देखिए तुकबंदी वाले शब्द है वो भी समझ नहीं पाएंगे वो कि इनका मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिसलेक्सिया से संबंधित है, ये डिसलेक्सिया के लक्षण है। सो नेक्स्ट है, अगला है डिस्प्रैक्सिया, नंबर 2 पे। डिस्प्रैक्सिया देखिए, डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई, प्रैक्सिया मतलब होता है टू डू या करने के लिए, यानी कि कुछ भी काम करने के लिए कठिनाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्प्रैक्सिया एक विकास संबंधी समन्वय में कमी से जुड़ा विकार है जो दिमागी संदेशों के समन्वय को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित बच्चे सूक्ष्म मोटर गतिविधियों के प्रबंधन में कठिनाई महसूस करते हैं, जैसे दांतों को ब्रश करने में, जूते के फीते बांधने में, चीज़ों को पकड़े रहने में, चीज़ों को इधर से उधर रखने में, या उन्हें व्यवस्थित करने में या ठीक से उठने बैठने चलने में। तो देखिए उनको हर काम में दिक्कत है, ना तो वो ठीक से चल पाते हैं, ना वो जूते के फीते बांध पाते हैं, ना वो दांतों में ब्रश कर पाते हैं, ना वो चीज़ों को पकड़ पाते हैं। तो कोई भी काम करने से उनको समस्या आती है, तो उनमें है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया के लक्षण किसी व्यक्ति को भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और यहाँ तक कि व्यक्ति की सामान्य सीखने की प्रक्रिया को भी बाधित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि वो भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे किसी व्यक्ति को या स्टूडेंट को, विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं। देखिए जिसको डिस्प्रैक्सिया है तो ऑब्वियस ही बात है वो चीज़ें कर नहीं पाएगा, शारीरिक तौर पे वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाएगा, ब्रश नहीं कर पाएगा, तो सभी उसे बाकी जो व्यक्ति हैं उससे अलग समझेंगे, बाकी विद्यार्थियों से अलग समझेंगे। तो हर जो सामान्य प्रक्रिया है जो हमारी रोज़मर्रा की दैनिक जीवन की, वो उससे प्रभावित होती है। आप जो काम देखिए आसानी से कर पाते वो आसानी से नहीं कर पाएंगे। देखिए कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन विकास की एक अपरिपक्वता डिस्प्रैक्सिया के लक्षणों का कारण हो सकती है। देखिए वो कहते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है उसका जो विकास है वो सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डिस्प्रैक्सिया हो जाता है। आप देखिए आपके दिमाग में हमेशा चीज़ों का सिग्नल मिलता है। जब आप आग के सामने अपना हाथ रखेंगे आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि गर्म है यहाँ से हटा लो, ठंडी जगह पे रखेंगे सिग्नल मिलेगा, चोट लगेगी, दर्द होता है, वो सिग्नल मिलता है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो दिमाग से जुड़ी है, मस्तिष्क से जुड़ी है, तो इसलिए न्यूरॉन का विकास नहीं हो पाता, तभी डिस्प्रैक्सिया होता है। दुनिया भर में यह स्थिति 10% आबादी को प्रभावित करती है। जैसे बोलने में परेशानी आती है, इसमें प्रकाश, स्पर्श, स्वाद या गंध के प्रति संवेदनशीलता होती है। आंखों की गतिविधियों के साथ कठिनाई है, वो आंखों की गतिविधियाँ भी सही नहीं कर पाते, आंखें नहीं मिला पाते। इसलिए डिस्प्रैक्सिया के लक्षण देखिए, खराब संतुलन, ठीक है, संतुलन यहाँ पे खराब है उनका, वो बैलेंस नहीं बना पाते हर एक चीज़ से, वो सही से खड़े नहीं हो पाते, सही से चीज़ों को पकड़ नहीं पाते। खराब मुद्रा, देखिए उनका जो शारीरिक जो पोस्चर है, जो मुद्रा है वो खराब होती है, वो टेढ़े मेढ़े ढंग से खड़े होते हैं, बैठते हैं ऐसे, वो हमेशा थके रहते हैं, थकान होती है। भाषण में अंतर, जब भी वो बोलते हैं या आम व्यक्ति बोलता है या आम स्टूडेंट या विद्यार्थी बोलता है तो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, उनके बोलने में भी काफ़ी अंतर है। धारणा की समस्या, देखिए धारणा की समस्या क्या है, वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते, वो अपने मन से ही कोई ना कोई चीज़ को सोच लेते हैं जो कि गलत होती है। सो नेक्स्ट देखिए डिस्ग्राफिया, यानी कि
डिस का मतलब है यहाँ पे देखिए कठिनाई, और ग्राफिया का मतलब यहाँ पे है लेखन, यानी कि पढ़ने में लिखने में कठिनाई। इससे पहले देखिए जो हमने देखा था ना डिसलेक्सिया, वो क्या था, पढ़ने में कठिनाई, यहाँ पे क्या लिखने में कठिनाई। डिसग्राफिया, आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए जो पेंसिल पकड़ी है वो किस तरह पकड़ी हुई है बच्चे ने। हम पेंसिल या पेन पकड़ते हैं वो सही ढंग से पकड़ते हैं, यहाँ पे गलत ढंग से पकड़ी हुई है। तो देखिए डिसग्राफिया एक व्यक्ति की लेखन क्षमताओं को प्रभावित करता है। डिसग्राफिया सुसंगत रूप से ना लिख पाने की एक अक्षमता है, और ये एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिसग्राफिया का एक खास तरह की सीखने की क्षमता है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। देखिए यहाँ पे क्या है, सुसंगत ढंग। सुसंगत ढंग क्या है कि जैसे आप लिखते हैं, हर बच्चे जैसे लिखते हैं, तो डिसग्राफिया वाले बच्चे वो वैसा लिख नहीं पाते, लाइन टू लाइन नहीं जोड़ पाते, शब्दों को नहीं जोड़ पाते, वर्ड्स को नहीं जोड़ पाते, तो ऐसे वो लिख नहीं पाते। जैसे हर एक व्यक्ति लिखता है, जैसे हर एक स्टूडेंट लिखता है, वो वैसा नहीं लिख पाते, तो ये लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें वर्तनी की परेशानी यानी कि स्पेलिंग प्रॉब्लम, हस्तलेखन और कंप्रीहेंशन यानी अवधारणात्मक पाठों जैसे शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ को संयोजित करना जैसे कौशल बाधित है। देखिए यहाँ पे ना तो वो लिख पाते हैं, ना वो स्पेलिंग को समझ पाते हैं कि कैसे लिखना है, ना वो कॉम्प्रीहेंशन कर पाते हैं, ना वो पैराग्राफ को कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो आम बच्चे करते हैं वो नहीं कर पाते डिस्ग्राफिया वाले। लेखन का संबंध भाषा को समझने और इस्तेमाल करने के कौशल से जुड़ा है। देखिए लेखन का संबंध किससे है, भाषा को समझना। देखिए भाषा की समझ होगी तभी आप लिख पाएंगे, तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए लेखन में जो चीज़ें जुड़ी होती है, जैसे यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या है कि भाषा आसानी से लिखी हुई है कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब देखिए ये बच्चे ये चीज़ लिख नहीं पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया कठिन और धीमी होती है। देखिए जो बच्चे डिस्ग्राफिया वाले हैं वो पहली बात तो बहुत धीरे धीरे लिखेंगे, और वो लिखने में बहुत देर लगाते हैं, तो उनको वो काम बहुत मुश्किल लगता है। देखिए डिस्ग्राफिया से पीड़ित लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल है जैसे खराब लिखावट, वर्तनी की परेशानी यानी कि स्पेलिंग प्रॉब्लम है, विचारों को कागज़ पर उतारने में कठिनाई। देखिए जो उनके मन में विचार है तो उनको वो लिख नहीं पाते, सही ढंग से लिख नहीं पाते, वो उनके दिमाग में रह जाती है, उनको भी डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया के लक्षण यहाँ पे देखिए क्या है, सिम्टम्स ऑफ डिस्ग्राफिया। अधूरा या छोड़ा हुआ शब्द या अक्षर। देखिए वो शब्दों को अधूरा छोड़ देते हैं, या शब्दों को छोड़ ही देते हैं, या अक्षरों को वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। शब्दों या अक्षरों के बीच असंतुलित स्थान। देखिए जो शब्द है या अक्षर है उसमें स्थान असंतुलित है, यानी कि पता नहीं है कि कैसे शब्दों को कहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्ग्राफिया के लक्षण। यहाँ पे डिस्ग्राफिया अलग है, के अलग है, लक्षण अलग है, लेकिन वो बच्चे क्या करेंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे या इनको इकट्ठा कर देंगे, सभी को इकट्ठा कर देंगे, तो पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे लिखना क्या है। अक्षरों की नकल करने में कठिनाई। देखिए जो अक्षरों की नकल यानी कि जो अक्षर लिखे हुए हैं वो उनको समझ नहीं पाते, जैसे हर एक जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ये लिख के आगे फिर कर दिया, वो ये नहीं समझ पाते कि इस पर स्पेलिंग वो पहले जो लिख चुके हैं आगे भी वो सेम स्पेलिंग वैसे ही आएंगे। धीमा और कठिन लेखन, ये पता ही है, धीमा वो कठिन बहुत धीमे करते हैं। असामान्य पेंसिल की पकड़। देखिए जैसे बच्चे आम पेंसिल पकड़ते वैसे पकड़ते नहीं है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं। सो नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिस का मतलब वही है कठिनाई, कैलकुलिया मतलब टू काउंट, हिंदी में कहते हैं गणना करना। देखिए यहाँ पे क्या है, डिसकैलकुलिया व्यक्ति की गणित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये विकार कई रूप ले सकते हैं और व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशन करने में कैलकुलेशन करने या गणना करने में कठिनाई। जैसे आपको मैं बताता हूँ 3 + 3 6, 3 × 3 9, लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पाते कि ये 3 में जो प्लस का साइन है इसे प्लस करना है या गुणा करना है, तो वो हमेशा ही गलत कर दे, वो 3 + 3 4 लिख देंगे या 2 लिख देंगे ऐसे करके। तो कैलकुलेशन करने में, गणना करने में कठिनाई। छोटे बच्चों में डिसकैलकुलिया
संख्याओं को गिनना या पहचानना सीखना प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे गणित की बुनियादी समस्याओं को हल करने में परेशानी होती है या गुणा तालिका जैसी चीज़ों को याद रखने में परेशानी होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे उनको जिनको प्रॉब्लम है जब वो बड़े होते हैं तो उनको गणित की बुनियादी समस्याएं, बुनियादी क्या है, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना और गुणा करना या मल्टीप्लाई करना, जिसे कहते हैं भाग देना, गुणा करना, माइनस करना और साथ में जमा करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैथ्स के पहाड़े या टेबल याद नहीं रहते, गुणा भाग में परेशानी आती है, फिज़िक्स के फार्मूले नहीं समझ आते। देखिए फिज़िक्स के फार्मूले वैसे भी बहुत मुश्किल होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उसके फार्मूले याद ना हो तो आपको डिसकैलकुलिया है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेसिक चीज़ों की। यहाँ पे जैसे लिखा है ना 1+4, यहाँ पे पता ही नहीं उनको क्या करना है, 6 - 3 पता ही नहीं क्या करना है, वो हमेशा गलत कर देते हैं। देखिए डिसकैलकुलिया के लक्षण यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए संख्याओं के अर्थ को पहचानने में कठिनाइयाँ, यानी कि संख्याओं का अर्थ नहीं पहचान पाते, उनको ये नहीं पता होता कि ये कितना लिखा है, 2+2 है, ये बीच का निशान प्लस का, इसे प्लस करना है, वो कई बार माइनस कर देते हैं, वो ज़ीरो कर देते हैं आगे, तो ये इसमें दिक्कत आती है उनको। कुछ निश्चित मात्राओं में वस्तुओं को समूहीकृत करने में कठिनाई। देखिए वस्तु को समूहीकृत नहीं कर पाते वो, जैसे होता है कि शब्दों को कहते हैं हम, जैसे समूहीकृत होता है कि ग्रुप में लिखना, जैसे 9 है, 10 है, 11 है, तो ये क्या है ऐसे करके वो लिख नहीं पाते। आकार की अवधारणा का उपयोग करने वाले समूहों को पहचानना और तुलना करने में कठिनाइयाँ। देखिए आकार की जो अवधारणाएं हैं उनको साइज़ समझ नहीं आता, जो आकार होता है ना वस्तुओं का वो उनको समझ नहीं आता। कुछ राशियों के साथ संख्याओं को गिनना, पहचानना और मिलान करना सीखने में कठिनाई। देखिए कुछ राशियों की संख्याओं में गिनना पहचानना वही है ना, मिलान करना वो पता नहीं कर पाएंगे ना, वो उसे काउंटिंग कर पाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा ये कितने लिखे हुए हैं, इसको कैसे लिखना, उसको गिनने में पहचानने में कठिनाई आती है। स्कूली शिक्षा में प्रगति के रूप में बच्चों की त्रुटियों में वृद्धि। अब देखिए जैसे स्कूली शिक्षा है, सबसे पहला वो होता है कि बच्चे में अगर प्रॉब्लम है तो वो स्कूली शिक्षा में ही दूर होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा में देखिए जैसे जैसे बच्चा हर एक क्लास में जाता जाएगा उसकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी अगर उसे ना रोका गया तो। बुनियादी गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई, इसके अलावा घटाव, गुणा, भाग शामिल हैं। मैंने आपको अभी बताया ना, जैसे घटाव, माइनस करना, जमा करना, गुणा करना, भाग देना, ये इनमें कठिनाई आती है उनको। सो देखिए नेक्स्ट है विभिन्न गणितीय संक्रियाओं की गणना में कठिनाई। गुणन सारणी, माप की इकाइयाँ, अन्य लोगों के बीच याद करने में कठिनाई, लिखने की संख्या में कठिनाई, ये वही सिंपल पॉइंट है। मात्राओं की व्याख्या करने में कठिनाई, वे संख्याओं को सही से लिख नहीं पाते, जैसे 3, 4, 5, 6, 39, 49 वो लिख नहीं पाएंगे ऐसे। संख्यात्मक श्रृंखला बनाते समय कठिनाइयाँ। देखिए संख्यात्मक श्रृंखलाएं बनाते समय कठिनाइयाँ आती है, उनको नहीं पता चल पाएगा कैसे लिख, जैसे 99 है, 100 है, ठीक है, वो नहीं लिख पाएंगे ऐसे। तो नेक्स्ट है सुनने से जुड़े विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। देखिए यहाँ पे सुनने से विकार है, यह एक समस्या है जिस तरह से मस्तिष्क उन ध्वनियों को संसाधित करता है जो किसी व्यक्ति को समझ आता है, यह श्रवण दोष के कारण नहीं है। इस विकार वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मस्तिष्क में उन ध्वनियों को संसाधित करता है। देखिए जैसे आपको कोई चीज़ कहता है, जैसे मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ तो आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन जिसको APD हो, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो, वो बातों को समझ नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कहा क्या गया है, सुन लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। देखिए जब भी आप कोई चीज़ समझते हैं, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका माइंड आपको सिग्नल देता है कि आपको करना क्या है। तो इस तरह में क्या है, ऐसा नहीं कि सुनने का विकार है, वो सुन लेते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनको सुन तो लेते हैं, वो समझ नहीं पाते। देखिए जैसे पढ़ना सीखना, बैकग्राउंड शोर, जो आपके जो पीछे शोर होता है उसकी विशिष्ट ध्वनियाँ वो समझ नहीं पाते। बोले गए निर्देशों का पालन, आपने जो भी कुछ कह दिया वो उसे सुन लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि करना क्या है।
सामान्य ध्वनि वाले शब्दों के बीच अंतर बताना। देखिए जैसे शब्द सामान्य ध्वनि वाले शब्द होते हैं सिंपल, वो उसका अंतर नहीं बता पाएंगे। उन चीज़ों को याद करना जो उन्होंने सुनी है, जो वो पहले चीज़ सुन चुके हैं, वो पहले चीज़ सुन चुके हैं, वो उन चीज़ों को याद करने में कठिनाई आती है उनको। यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है कि कान के माध्यम से बिना आवाज़ के यात्रा करने वाली ध्वनि को मस्तिष्क के द्वारा संसाधित या व्याख्या किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यह प्रतिकूल प्रभाव यानी कि अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी वो सुनते हैं, जब भी उनके कान में ध्वनि आती है किसी चीज़ की, तो वो उसे समझ नहीं पाते कि कहा क्या गया है। सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि कहा क्या गया है। जैसे आपको मैं लेक्चर समझा रहा हूँ, आप ये समझ रहे हैं, जैसे जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर से चला जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कुछ भी। 5-10 वर्ष की आयु में श्रवण प्रसंस्करण विकार के सामान्य लक्षणों में शामिल होते हैं। बोले गए निर्देशों को याद रखना और उनका पालन करना। देखिए जैसे 5-10 वर्ष की आयु है, यहाँ पे देखिए सुनने में दिक्कत आती है, वो बोले गए निर्देशों को याद नहीं रख पाते, उनका पालन नहीं कर पाते। यहाँ पे कक्षा में रहते हुए होमवर्क करते या पढ़ते हुए असावधानी। जैसे देखिए कक्षा में वो रहते हैं, पढ़ते हैं, घर में होमवर्क करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पढ़ते हुए असावधानी देते हैं, यानी कि तभी ये पैदा होती है असावधानी। जैसे उनको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो ना सही, तो वो ऐसे इसको आगे चले जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, सुनने से जुड़े विकार या एपीडी होता है। तो देखिए इसके लक्षण क्या है। देखिए भाषण समझने में कठिनाई, विशेष रूप से पृष्ठभूमि शोर की उपस्थिति में। देखिए जैसे कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहा है या कुछ भी आपके बैकग्राउंड में है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कहा क्या गया है। दृश्य संकेतों के बिना मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बहुचरण निर्देशों का पालन करने में कठिनाई। अब देखिए जो चीज़ उनको दिखाई दे रही है ना, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो उसे समझ लेंगे, लेकिन अगर उन्हें चीज़ दिखाई ना दे, सिर्फ ऑडियो ही आए, उनको सुनाई दे। जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको मैं ये लेक्चर ना दिखा के आपको मैं बोलता जाऊँ, समझाता जाऊँ, तो कई बच्चों को समझ नहीं आएगा। यानी कि जो चीज़ें दिखाई देने के बजाय सिर्फ ऑडियो या मौखिक रूप से बोला जाए, वो उन्हें समझ नहीं आएगा कि कहा क्या जा रहा है। आसानी से, जोर से या सहज या अचानक ध्वनियों से विचलित। जब भी देखिए उनके सामने आसानी से बोला जाता है, जोर से या सहज या अचानक बोल दिया जाता है, तो विचलित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, कन्फ्यूज हो जाते हैं वो। लंबे व्याख्यान या सुनने की अन्य लंबी अवधि में भाग लेने में कठिनाई। देखिए वो जब भी लंबा व्याख्यान है, लेक्चर है, वो उसे सुनेंगे नहीं, उसे कतराएंगे। मौखिक रूप से प्रस्तुत जानकारी को याद रखने और प्रभावी रूप से संक्षेप में प्रस्तुत करने में कठिनाई। देखिए जो भी मौखिक रूप से जानकारी जो उन्हें मिली है वो उसे समझ नहीं पाएंगे। जैसे शिक्षक ने क्लास में समझा दिया, वो उसे समझ नहीं पाएंगे कि कहा क्या गया है, वो उसे याद नहीं रख पाएंगे। अपने साथियों की तुलना में पढ़ने, वर्तनी और या लिखने में कठिनाई होती है। ग्रेड स्तर से नीचे लगातार प्रदर्शन करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे उनके साथी हैं, जैसे कोई विद्यार्थी उसके साथी है, वो आप चीज़ों को आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जिसको ये विकार है एपीडी का, तो वो उसे नहीं समझ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना स्पेलिंग समझ पाएंगे। अमूर्त विचारों या विचारों के बाद परेशानी। देखिए जैसे उनके सामने कोई विचार है, जैसे वो चीज़ को सुनते हैं तो वो उनको समझ नहीं पाते। जब भी उनके सामने कोई बात कही जाती है तो वो उसे समझ नहीं पाते। नेक्स्ट है वाचाघात या स्वर लोप, अफेसिया। यहाँ पे क्या है कि देखिए व्यक्ति को बोलने, पढ़ने, लिखत और भाषा समझने में परेशानी है। यहाँ पे क्या है कि बोलने में परेशानी। वाचाघात या अफेसिया क्या है, बोलने में। इससे पहले क्या था, सुनने में, लेकिन अभी क्या है, बोलने में परेशानी। वाचाघात स्वर लोप एक विकार है जहाँ बच्चों को बोलने में मुश्किल आती है। देखिए बच्चे यहाँ पे सही ढंग से बोल नहीं पाते, यह भाषा विकार है। शब्दों को गलत क्रम में रखना। देखिए जब भी वो बोलते हैं, या तो शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, या जब भी बोलते हैं वो शब्दों को सही से बोल ही नहीं पाते। किसी की बोली जाने वाली भाषा में गलतियों से अनजान होना। देखिए जैसे कोई भी चीज़ बोलता है वो समझ लेते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते कि ये सही है या गलत बोला गया है। एकल शब्दों में बोलना, वो हर एक शब्द को अलग अलग ढंग से बोलेंगे, स्पीड से नहीं बोलेंगे, फ्लुएंट नहीं बोलेंगे, वो धीरे धीरे, जैसे वा चा घात सर लोप, तो ऐसे बोलते हैं वो।
शब्द बनाना, वो शब्द नहीं बना पाते। वाक्य लिखने के लिए शब्दों के साथ एक साथ रखने में परेशानी। देखिए जब भी वो वाक्य लिखते हैं तो शब्दों को एक साथ रख नहीं पाते, अलग अलग रख देते हैं। संख्याओं का उपयोग करने या गणित करने में परेशानी। देखिए उनको गणित करने में परेशानी है, संख्याओं का उपयोग भी नहीं कर पाते, पता नहीं कौन सी चीज़ का कहाँ पे उपयोग करना है। बातचीत समझने में परेशानी, वो दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते। पढ़ने में परेशानी, वर्तनी की परेशानी। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, शब्दों को गलत करने में, गलत क्रम में रखना, वो शब्दों का ही गलत क्रम रख देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसे कहाँ पे रखना है। सो देखिए इसके लक्षण क्या है वाचाघात के या अफेसिया के। देखिए कम या अधूरे वाक्यों में बोलना, वो कम या अधूरे वाक्यों में बोलते हैं। उन वाक्यों में बोलना जिनका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे शब्द बोलते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। अपरिचित शब्द बोलना, जिन शब्दों के बारे में कुछ होता ही नहीं है वो शब्द बोलते हैं। अन्य लोगों की बातचीत को ना समझना, देखिए वो बाकियों की बातचीत समझ नहीं पाते, अन्य लोगों की वो बात क्या कर रहे हैं। ऐसे वाक्य लिखना जिनका कोई याद कर लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो देर लगाते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो ये बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं। तो देखिए किसी भी शिक्षार्थी के शैक्षिक ज्ञान अर्जन के लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इनमें से सामाजिक परिस्थितियां सबसे प्रभावी होती हैं, यानी शिक्षार्थी कहाँ और किस वातावरण से, किस परिवेश और किस परिवार से संबंधित है। आप देखिए कि शैक्षिक ज्ञान अर्जन क्या है, कि शिक्षा द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं शैक्षिक ज्ञान अर्जन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी है। देखिए शिक्षार्थियों कहाँ किस वातावरण में है, यानी कि जैसे जैसे मान लीजिए कि उसका परिवार में उसका वातावरण कैसा है, पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है, सभी एजुकेटेड है परिवार में कि नहीं है, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इसमें। और उसमें देखिए कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे मान लीजिए कि गाँव से है, किसी शहर से है, या किसी दूर स्टेट से। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, वहाँ पे किसी स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पे कोचिंग में किसी ने ज्वाइन किया, लेकिन वो बंगाल का है या वो साउथ इंडिया का है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो इंग्लिश को जान पाएंगे। साउथ इंडिया वाले आप देखिए हिंदी कम समझते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो होता क्या है कि उनमें नॉलेज बहुत डीप होती है। अभी जैसे बिहार के, यूपी के जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हिंदी में समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक चले, वो मान लीजिए कि किसी भी लैंग्वेज में हो, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ नहीं पाएंगे। या मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है जो क्लास में, जैसे मान लीजिए 50 बच्चे, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन जो वो विषय है, वो टॉपिक है, वो ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों ने उसे नहीं पढ़ा। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको वहाँ पे दिक्कत आएगी। समझना तो उनको है, लेकिन उनको थोड़ी सी देर लगेगी। तो परिस्थितियाँ बहुत यहाँ पे प्रभावी होती हैं। जैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो वो सिर्फ किताबों से पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें एडवांस आ चुकी हैं आजकल, जो कि हमें ऑनलाइन ही मिलती हैं, लेकिन जब ऑनलाइन का वहाँ पे पढ़ाया जाता है तब उनको वहाँ पे थोड़ी सी समस्या आती है, तो धीरे धीरे वो समस्या भी दूर हो जाती है। तो ये है उनकी कुछ विशेषताएं। यह उसके संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालती हैं। शिक्षार्थी की प्रथम पाठशाला परिवार और उसके परिवार की सामाजिक व्यवस्था उसको प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इसका जो प्रथम पाठशाला परिवार है, प्रथम पाठशाला परिवार कैसे, शिक्षार्थी की, जैसे कोई भी बच्चा है वो जब भी सीखेगा, सब कुछ सीखेगा अपने परिवार से ही सीखेगा। पहले वो परिवार से सीखता है, उसके बाद वो स्कूल से सीखता है। अब देखिए जैसे प्रथम पाठशाला परिवार हो गया, जैसे परिवार का कैसा माहौल है, तो उस माहौल में बच्चा ढलेगा, उस माहौल के अकॉर्डिंग वो करेगा। जैसे मान लीजिए कि उनके घर में सभी पढ़े लिखे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि तकरीबन उनके सभी आईएएस अफसर हैं, तो वो भी बड़े होकर आईएएस अफसर ही बनेगा, वकील है तो वकील बनेगा। लेकिन घर पे कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है, लेकिन वो पढ़ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उसका ऐसा ही माहौल होगा, वहाँ पे उसे कोई समझाने वाला नहीं होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? टीचर के ऊपर। सो उसके परिवार की सामाजिक व्यवस्था, यानी कि परिवार कैसा है, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये बहुत फ़र्क पड़ता है वहाँ पे।
शिक्षकों के रूप में हम सोचते हैं कि शिक्षण शिक्षकों और हमारी भूमिका के बारे में है। वास्तव में शिक्षा प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण है छात्र है और वे जो सीखते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम शिक्षकों के बारे में सोचते हैं तो शिक्षक का काम क्या है, आपको पढ़ाना। यानी कि शिक्षक का काम होता है कि पढ़ाना। जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं तो शिक्षक का काम है 50 बच्चों को पढ़ाना। वो एक ही मेथड यूज़ करता है सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो बच्चे क्लास में सुनते हैं वो अलग अलग मेथड से उसे समझते हैं। जैसे क्लास में देखिए एक टीचर ने 50 बच्चों को पढ़ाया, अब उसके द्वारा पढ़ाए गए से कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे टॉप कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ जाते हैं। तो होता क्या है, स्टाइल सेम है टीचर का, लेकिन समझने की जो टेक्निक है, जो समझने का नज़रिया है वो किसके पास है, शिक्षार्थी का। कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे, कुछ बच्चे बढ़िया से समझेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे तो वो पास हो जाएंगे और टॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि शिक्षक का काम है सिर्फ आपको पढ़ाना। तो यहाँ पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, पढ़ाना। और महत्वपूर्ण भूमिका ये सबसे उसका महत्वपूर्ण पहलू क्या है, छात्र। यानी कि जो भी छात्र सीखते हैं वो उसका महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षक का काम है सिर्फ पढ़ाना, छात्रों का काम है समझना। छात्र किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से समझते हैं, ये छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि सीखने से हमारा क्या तात्पर्य है। और आप सिद्धांतों परिभाषाओं में कई अंतर पाते हैं। आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम विचार करते हैं कि सीखने से, आप देखिए कि सीखना क्या है। हम अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ में, हर एक पहलू पे सीखते रहते हैं। आप देखिए एक होता है स्टूडेंट जिसे कहते हैं विद्यार्थी, एक होता है लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यानी कि स्टूडेंट में, विद्यार्थी में और शिक्षार्थी में या अधिगमकर्ता में फ़र्क क्या है। आप देखिए जो स्टूडेंट होते हैं या विद्यार्थी होते हैं वो होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे वो शिक्षक से सीखते हैं। लेकिन जो लर्नर होता है, जो अधिगमकर्ता होता है, वो स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर होता है। क्योंकि देखिए अगर टीचर नहीं भी होगा तो वो खुद किताबों से पढ़ लेगा, अच्छे से समझ लेगा। तो इसलिए वो हर एक ज़िंदगी में वो इनकी अपनी हर पहलू पे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ वो सीखते रहता है। इनकी जो जीवन भर सीखता रहता है। जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप इसके बाद आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आप लर्नर है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पे बैठ के आराम से तैयारी करते हैं, बिना किसी कोचिंग के किताबें पढ़ते हैं, तो वो लर्नर है। अगर मान लीजिए वही स्टूडेंट अगर किसी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, तो वो हो जाएंगे, वो स्टूडेंट हो जाएंगे, वो विद्यार्थी हो जाएंगे। तो लर्नर क्या है, वो पूरी तरह से फ्री है पढ़ने के लिए, वो कुछ भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है। लेकिन विद्यार्थी क्या है, एक स्कूल में, एक कक्षा में जो सीखते हैं। तो सीखना क्या हुआ, सीखने से क्या हुआ, जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, वो हमेशा ही सीखते रहता है, वो हमेशा उसे प्रेरित करता है। अभी आप इसके सिद्धांत देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, बहुत सारा इसमें अंतर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लर्नर शब्द छात्र की तुलना में व्यापक है। क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षक की अनुपस्थिति में भी सीख सकते हैं, लेकिन छात्रों के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि लर्नर शब्द छात्र की तुलना में व्यापक है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो छात्र है वो टीचर के बिना, शिक्षक के बिना सीख नहीं सकते, लेकिन जो लर्नर है वो शिक्षक के बिना भी सीख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जैसे यूजीसी नेट की घर बैठे तैयारी करते हैं खुद से, तो वो है लर्नर। कुछ जो है वो कोचिंग लेते हैं, वो है छात्र। तो देखें यहाँ पे क्या है कि सीखना कक्षा के अंदर भी हो सकता है, लेकिन शिक्षण केवल कक्षा के अंदर ही हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सीखना है, यानी कि जो वो कक्षा के अंदर भी हो सकता है, वो कक्षा के बाहर भी हो सकता है, लेकिन जो शिक्षण है वो कहाँ पे है, वो हो सकता है सिर्फ कक्षा के अंदर। यानी कि जब भी आप लर्नर हैं, जब भी आप कुछ सीखते हैं, तो आप कक्षा के अंदर भी सीख सकते हैं, कक्षा के बाहर भी सीख सकते हैं। लेकिन जो शिक्षण होता है, जो टीचर पढ़ाते हैं, वो कक्षा के अंदर ही आपको पढ़ाते हैं। शिक्षा क्या है, एक आजीवन खोज है, इसलिए उत्साह और खोजने और सीखने की इच्छा जीवन भर पोषित होनी चाहिए। जीवन भर क्या है, पोषित होनी। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि
आजीवन खोज है। आजीवन खोज मतलब कि आप ज़िंदगी में हर एक टाइम पे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर एक मोड़ पे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वो है आप है लर्नर। तो यहाँ पे क्या है कि आप उसे जीवन भर पोषित करते हैं, जैसे होता है ना पालन पोषण करके जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो वैसे ही क्या होता है आप अपने आप को पोषित करते हैं, हर एक चीज़ को आप सीखते हैं। आपके लिए क्या अच्छा है बुरा है वो आप खुद से देखते हैं। जैसे देखिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ बच्चे पीडीएफ से, ऑनलाइन बुक से, ई लाइब्रेरी से बुक को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे घर बैठे बुक्स मंगवा के पढ़ते हैं। तो ये क्या है, उनके पढ़ने का ढंग है। शिक्षार्थी की विशेषताएं उनके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास के स्तर, पूर्व ज्ञान, क्षमता आदि के चारों ओर घूमते हैं। इनकी जो शिक्षार्थी विशेषताएं क्या है, पहली बात उनका जो व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व देखिए पर्सनैलिटी वैसी होगी जैसी वो किताबें पढ़ेंगे, जैसा उनका माहौल होगा। दृष्टिकोण उनका देखने का नज़रिया कैसा है। आत्मविश्वास क्या है, यानी कि आप देखें कि अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, यानी कि आपको ये हो जाएगा कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसके बाद कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपने वीडियो ख़त्म किया, आपने इसे फिर से देखा, तो आपको ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ अब मेरे को ये जो मैंने देखा है शिक्षार्थी की विशेषताएं, ये मुझे आ गया। तो ये क्या है, आत्मविश्वास, यानी कि जो चीज़ पहले नहीं आती, जब उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हमें वो चीज़ आ जाती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल या आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान क्या है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से पता होना। जैसे आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, शिक्षार्थी विशेषताएं, अगर आपने पहले कहीं पढ़ा होगा फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। क्षमता, क्षमता क्या है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर तक आप इसे समझ सकते हैं। किसी देर को जैसे कोई भी चीज़ है, आप उसे कितनी देर तक या कितने समय में आप उसे ख़त्म करते हैं, कब तक उसे पढ़ते हैं, तो ये चलता रहता है। कई छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। देखिए समर्थन की क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको सिलेबस ख़त्म करना है, जैसे आप यूजीसी नेट की एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको इसका सिलेबस ख़त्म करना है यूजीसी नेट का यूनिट 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे क्या है, आपको समर्थन की ज़रूरत है। समर्थन क्या है, यह समर्थन शिक्षण रणनीतियों, दृष्टिकोण या सामग्रियों में परिवर्तन के रूप में हो सकता है, और इसके लिए संसाधन और विशेष शिक्षकों के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपको समर्थन क्या है, समर्थन क्या है, आपका बुक्स, आपको जैसे आपको टीचर की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे तैयारी करें, तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको एक अच्छा मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल। वो किसी फॉर्म में हो सकता है, वो पीडीएफ की फॉर्म में हो सकता है, वो बुक्स की फॉर्म में हो सकता है, और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर बात आती है कि उसकी लैंग्वेज कैसी, अगर आपको उसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, बेकार लगती है, टफ लगती है, या आपको चीज़ें समझ नहीं आती, तब आपको उसको शिक्षक की ज़रूरत होती है कि ताकि वो आपको अच्छे से समझा दे। तो इसमें क्या है कि आपको सिलेबस ख़त्म करना है, लेकिन आपको समर्थन की आवश्यकता है। ये सभी छात्रों को नहीं है, ये सिर्फ कुछ छात्रों को होती है। शिक्षार्थी के लिए भावनात्मक स्थितियाँ उसके लक्ष्य के निर्धारण एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्प्रेरक के लिए काम करती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षार्थी के लिए जो भावनात्मक स्थितियाँ हैं, जो उसका लक्ष्य है, जो उसके उद्देश्य हैं, तो ये उत्प्रेरक है। यानी कि जब भी आपका एक टारगेट क्या है, देखिए आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, या पीएचडी करना, या जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो ये क्या है, ये आपका लक्ष्य है, आप इसे निर्धारित करते हैं, आप इसे उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। यदि देखा जाए तो समाज के विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न लोगों ने जो शिक्षा अर्जित की और उसके उद्देश्यों की पूर्ति में लग गए, वे कहीं ना कहीं उनकी जड़ें उनकी भावनात्मक परिस्थिति से गहरा संबंध रखती थी। संज्ञात्मक स्थितियाँ शिक्षार्थी के शिक्षा का आरंभिक स्रोत है। देखिए संज्ञात्मक स्थितियाँ क्या है, संज्ञात्मक स्थितियाँ क्या है शिक्षार्थी के लिए शिक्षा का आरंभिक स्रोत। देखिए जैसे कोई भी चीज़ें हैं, आप इसे पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपको क्या है कि वो सबसे पहले आपको वही चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आपके समाज के विभिन्न वर्ग हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदिवासी इलाका है,
कोई गांव है जहाँ पे बिजली नहीं है, कोई गांव है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। समाज का विभिन्न वर्ग है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो। तो वहाँ पे जो लोगों ने शिक्षा अर्जित की है, तो वो उसके उद्देश्यों की पूर्ति में लग जाते हैं कि जो उन्होंने सीखा है तो वो कैसा है। आप देखिए कि जो भावनात्मक परिस्थिति है उससे गहरा संबंध रखती है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र गांव से आता है, वो पढ़ता है, उसको ये होता है कि मैं एक गांव से हूँ। आप देखिए बहुत सारी आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल आपको ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे क्या है कि गांव के जो छात्र थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, है ना। तो चाहे बिजली ना हो, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो, लेकिन आपको पता है कि आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, तो आप उसे कर सकते हैं। तो ये आती है समझ में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्रोत ना हो, कोई कुछ ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास बस पढ़ने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। इसी के माध्यम से वे बेहतर शिक्षक, कॉलेज, अध्ययन से संबंधित बेहतर संसाधनों को प्राप्त करता है और इसी संसाधनों के माध्यम से वह क्रमश अपने शिक्षा को प्राप्त करता है कि कौन सा विषय किस कक्षा में, किस मात्रा में, किस स्तर का उसे ज्ञान क्रमबद्धता में दिया जाए ताकि उसे भली भांति प्रकार ग्रहण कर ले। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि कॉलेज है ना। कॉलेज है, कॉलेज में क्या है कि या कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, वहाँ पे क्या है कि बेहतर संसाधन है। बेहतर संसाधन क्या है? बिजली की अच्छी व्यवस्था है, टीचर बढ़िया है, शिक्षक बढ़िया है। वहाँ पे जो से शिक्षक जो शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा वो प्राप्त करता है शिक्षार्थी, कौन सा विषय उसे पढ़ाया गया है, किस मात्रा में पढ़ाया गया है और किस स्तर का उसे ज्ञान मिलता है, यह उसे अच्छे से पता होना चाहिए ताकि वो उसे अच्छे से समझे। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब भी वो चीज़ पढ़ेगा तो उसे आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। बस उसे इतना देखना चाहिए कि जो उसने पढ़ा है क्या वो सही है, क्या उसे और पढ़ना चाहिए, तो किस तरह से है उसे वो ग्रहण करना चाहिए। संज्ञात्मक स्थितियों के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न स्तरों पर इसकी अत्यंत उपयोगिता है। आप देखिए संज्ञात्मक स्थितियों के अंतर्गत क्या है, जो पाठ्यक्रम निर्माण है। पाठ्यक्रम निर्माण क्या है? जो आपका सिलेबस है, जो आपका करिकुलम है, तो उसके विभिन्न स्तर हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पता है आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है आपको ये भी तो बताना चाहिए ना। तो वो किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा सिलेबस में। चाहे स्कूल का लेवल हो, चाहे कॉलेज का लेवल हो, जिस क्लास में भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपके सामने पाठ्यक्रम आता है, आपके सामने सिलेबस आता है जिसे आपको कवर करना होता है। आप देखिए मान लीजिए आप यूजीसी नेट पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है आपको वो कवर करने हैं। अब मान लीजिए आपके पास सिलेबस हो ही ना, तो आप कैसे तैयारी करेंगे उसकी? सिलेबस होगा तभी तैयारी करेंगे ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए प्रकृति के आधार पर किशोरों और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे देखिए व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक, सामाजिक भावनात्मक यानी कि सोशल इमोशनल और कॉग्निटिव। यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षार्थी की जो विशेषता है उसे 4 प्रकार में यहाँ पे बांटा है। वो व्यक्तिगत हो सकती हैं, शैक्षणिक हो सकती हैं, सामाजिक भावनात्मक हो सकती हैं और कॉग्निटिव या संज्ञात्मक हो सकती हैं। संज्ञात्मक कॉग्निटिव मतलब दिमाग से संबंधित। तो नेक्स्ट है देखिए व्यक्तिगत विशेषताएं। अब इसे हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। देखिए व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है, इसमें सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है? देखिए जो भी आपको मैं चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। देखिए अक्सर जनसांख्यिकी जानकारी से संबंधित है। जनसांख्यिकी मतलब कि आपका जो डेमोग्राफिक एरिया है, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे, कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे है, आप कहाँ पे रहते थे, है ना। यहाँ पे जैसे उम्र है, लिंग है, परिपक्वता है, भाषा है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है और सीखने के लिए एक विशिष्ट या विशेष समूह और विशेषताओं या हानि के लिए सीखने वाले समूह की विशिष्ट आवश्यकता। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो शिक्षार्थी है वो कहाँ से आता है, उसका लिंग क्या है, उम्र क्या है, परिपक्वता क्या है, भाषा क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। जैसे बिहार का कोई स्टूडेंट है, यूपी का स्टूडेंट है, मोस्टली यहाँ पे क्या है कि हिंदी मीडियम को प्रेफर किया जाता है, ना कि इंग्लिश मीडियम को। अब देखिए वही चीज़ वो मान लीजिए ये जो हिंदी मीडियम है, अगर वो लेक्चर देख रहे हैं तो उनको आसानी से समझ में आएगा। ये जो लेक्चर इंग्लिश में आएगा,
लिखा इंग्लिश में होगा, समझाया भी हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उनका पृष्ठभूमि ही ऐसी है कि वहाँ पे बोला ही हिंदी को जाता है ना। तो ऐसे करके, जैसे साउथ इंडिया है वहाँ पे इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो हिंदी का लेक्चर दे दो उनको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि व्यक्तिगत विशेषताएं देखी जाती हैं कि वो कहाँ से आते हैं। तभी ऐसे होता है ना कि हिंदी मीडियम वाले अलग होते हैं, इंग्लिश वाले अलग से उनको पढ़ाया जाता है। ज्ञान तो एक ही है लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग से है। शैक्षणिक चरित्र चित्रण। अब देखिए एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, अधिक शिक्षा और या शिक्षण से संबंधित है, जैसे सीखने के लक्ष्य, पूर्व ज्ञान, शैक्षिक प्रकार और शैक्षिक स्तर। यहाँ पे क्या है कि शैक्षणिक चरित्र चित्रण यानी कि एकेडमिक विशेषता यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसे आप शैक्षणिक विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो शैक्षणिक विशेषता यहाँ पे क्या है, यानी कि जिस एकेडमी में आप हैं वहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपको जो चीज़ें किसी एकेडमी में, किसी कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पे आपको पढ़ाई जाती हैं, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई समूह भी हो सकता है। इसमें क्या है कि पूर्व ज्ञान, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे एडमिशन लिया, आपको वहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ाया गया लेकिन आपको उसके बारे में पूर्व ज्ञान है, उस टॉपिक के बारे में जो पढ़ाया जाता है, तो आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। आपने किस प्रकार की शिक्षा ली है, क्या आपका शैक्षिक स्तर है, तो वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट पढ़ा हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 पढ़ा हुआ है, फिर भी आप कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, तो आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है। वही टॉपिक जब आपके सामने आएंगे, जो आपसे वो आपको वो करवाएंगे, तो आपको वो आसानी से समझ में आएंगे। सामाजिक भावनात्मक विशेषताएं, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि समूह से संबंधित या समूह के संबंध में व्यक्ति के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति जो किसी समूह से संबंधित है, समूह मतलब कि जो हमारा ग्रुप है, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं। देखिए जैसे हम किसी जगह पे रहते हैं तो हमारा आसपास का जो माहौल है तो वो होता है सामाजिक या समूह। जैसे समूह संरचना, एक समूह के भीतर व्यक्ति का स्थान, सामाजिकता और स्व छवि आदि। व्यक्ति की, आपकी या खुद की स्व छवि कैसी है, सेल्फ इमेज कैसी है, आपकी सामाजिकता, किस समाज से आप आते हैं और वहाँ पे आपका स्थान क्या है, किस समूह से संबंधित है। जैसे समूह से संबंधित मान लीजिए कि आप किसी सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जो दूसरों के लिए भलाई करता है, या आपका एक फ्रेंड सर्कल ऐसा है, वो सारी चीज़ें। संज्ञात्मक विशेषताएं। अब देखिए ध्यान की अवधि, लय, मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि कौशल जैसे चीज़ों से संबंधित है, और जो यह निर्धारित करते हैं कि सीखने वाला कैसे सोचता है, याद रखता है, समस्या को हल करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उसके मस्तिष्क में जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, संज्ञात्मक, यानी कि आपने जो चीज़ सीखी, आपने वो कैसे सीखी, समस्या को कैसे हल किया, कैसे याद रखा, कैसे सोचा, और आपने उसे कैसे उसमें समस्याओं का हल किया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ लिया, 50 बच्चों ने टॉपिक एक ही टॉपिक पढ़ा, लेकिन आपने कितनी गहराई में पढ़ा, अगर आपके सामने प्रॉब्लम आई, समस्या आई, तो आपने उसे कैसे हल किया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं संज्ञात्मक विशेषताएं। जैसे मैथ्स के बहुत कठिन सवाल हैं, आपने वो देखा, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, आपको बताया कि परसेंटेज, एवरेज और रेशो ये करना ज़रूरी है, यानी कि प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, है ना। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या है कि अगर आप ये करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन आप आसानी से कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप यही नहीं करते तो आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये क्या है, किससे संबंधित है, संज्ञात्मक विशेषताएं से। सो नेक्स्ट देखिए सीखने की अवधारणा। देखिए यहाँ पे सीखने की अवधारणा क्या है, कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इसे कहते हैं। सबसे पहले सीखने की अवधारणा क्या है, इसे आप अधिगम की अवधारणा भी कह सकते हैं। अधिगम या सीखना एक ही बात है। तो देखिए सीखने की अवधारणा का अर्थ है सीखने की शुरुआत करना। जब भी आप सीखने की शुरुआत करते हैं तो उसका मतलब है सीखने की अवधारणा। सीखने की अवधारणा एक छत्र शब्द है जो सीखने की दिशा में सीखने की अवधारणा के रूप में संदर्भित होता है। यहाँ पे क्या है कि जो सीखने की अवधारणा क्या है, यहाँ पे एक छत्र शब्द है। छत्र शब्द मतलब
कि यहाँ पे जो सीखने की शिक्षा दिशा में, यानी कि जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे क्या है कि वो वह यहाँ पे शिक्षण की अवधारणा में आता है। यानी कि देखिए, जो भी आप सीखते हैं, आप अगर एक कक्षा में सीख रहे हैं तो शिक्षक आपको सिखाएगा, तब आप सीखेंगे, या खुद से सीखते हैं, तो सारी चीज़ें क्या है, सीखने की अवधारणा से संबंधित है। सीखने की अवधारणा शिक्षण की अवधारणा को प्रभावित करता है, छात्रों के सीखने के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिसमें शामिल है अध्ययन के लिए प्रेरणा, अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, कार्यभार की धारणा, और वे कैसे समझे जो ज्ञान का गठन करता है, और ये सभी सीखने की गुणवत्ता से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि जो सीखने की अवधारणा है वो शिक्षण की अवधारणा को प्रभावित करता है। बहुत सारी, देखिए, छात्रों का सीखना व्यवहार भी प्रभावित होता है। यानी कि इससे क्या है कि शिक्षण की अवधारणा कैसे प्रभावित होती है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्लास में शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, अब बहुत सारे बच्चे उसे आसानी से कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल भी हो जाएंगे। तो उसका कारण क्या है, टीचर ने सबको सेम पढ़ाया है, लेकिन बच्चे ने से अच्छे से पढ़ा नहीं। तो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं कि ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाए। तो अध्ययन के लिए प्रेरणा भी होती है। जैसे आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं, आपको ये पता है कि मैं अगर यूजीसी नेट करूँगा तो मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ या हो सकते हूँ आराम से, तो आपके लिए प्रेरित करता रहेगा। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप कैसा मटेरियल फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने की अवधारणा से संबंधित है। सो नेक्स्ट है शिक्षण की अवधारणा के प्रभाव, या यहाँ पे अगर सीखने की अवधारणा के प्रकार आएगा। यहाँ पे सीखने की अवधारणा है, सीखने की अवधारणा के प्रकार। तो देखिए, सीखने की अवधारणा के प्रकार क्या है यहाँ पे। पहला है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक। मात्रात्मक क्या है, गुणात्मक क्या है। देखिए, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यही बात आती है, आपके दिमाग में यही आएगा कि मान लीजिए आपने कोई भी बुक पढ़ी, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा अगर टॉपिक की ज़्यादा है तो आप समझेंगे कि हाँ, ये हमने अच्छे से कर लिया। स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे कोई भी सिलेबस है, कुछ भी है, वो हमेशा ही बुक्स को इकट्ठी करने में लग जाते हैं, नोट्स को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जैसे कोई छोटा टॉपिक है, वो ये नहीं देखते कि वो कैसा है, लेकिन देखते छोटा है, 2 पेज का है, ये बेकार होगा। 10 पेज का टॉपिक है तो उनको लगता है कि हाँ, ये बढ़िया है, लेकिन जब वो उसे पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मात्रात्मक क्या है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जब आपके सामने चीज़ आती है वो मात्रा में काफ़ी ज़्यादा या कम होती है, आप उसे मात्रात्मक तौर पर देखते हैं। चीज़ चाहे छोटी हो, लेकिन मान लीजिए कोई टॉपिक है 2 पेज का है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसी से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये देखिए कि 10 पेज वाला बढ़िया है जिसे पढ़ने में दिक्कत आएगी, या 2 पेज वाला बढ़िया है जिसको पढ़ने से आप पास होंगे। तो पहले जानते हैं सीखने की मात्रात्मक अवधारणा क्या है। याद किए गए तथ्यों को याद रखने से सीखने में आसानी होती है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो तथ्य आपने याद किए हैं उसे याद रखने में आसानी होती है कि मात्रात्मक तौर पे क्या है, आपने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा और आपने उसे अच्छे से समझा, फिर आपने उसे याद रख लिया। फिर सीखी जाने वाली सामग्री पृथक और असंबंधित है, यानी कि जो सामग्री जो आपने सीखी है चीज़, वो क्या है, जिससे आपने पढ़ा है वो अलग है और असंबंधित है। यानी कि पहले आपने पेपर 1 पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, फिर आपने रिसर्च पढ़ा, है ना, तो आपस में वो संबंधित है नहीं। आपस में है तो वो पेपर 1 का पार्ट, लेकिन क्या है, वो आपस में संबंधित नहीं है। फिर भी आपने वो अच्छे से पढ़ा। उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया को प्राधिकार से स्वयं तक ज्ञान के प्रसारण के रूप में देखा जाता है। यानी कि देखिए, जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो क्या है, स्वयं तक ज्ञान के प्रसारण। यानी कि स्वयं तक ज्ञान क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो वो आपके अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये दूसरों के लिए नहीं है। तो यह है स्वयं तक ज्ञान का प्रसारण। यदि कोई छात्र जो सीखने की मात्रात्मक अवधारणा का समर्थन करता है तो उन्हें शिक्षण द्वारा सिखाई गई सामग्री को याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, सिंपल सी बात कि जब भी आप देखिए कि कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी आपने सीखा, आपने मान लीजिए 10 टॉपिक सीखे, वो क्या है, 10 टॉपिक, वो 10 विषय क्या है, वो मात्रात्मक है। अब आपको टीचर ने वो सिखा दिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी तक जो है
काफ़ी लेक्चर पढ़ा दिए, तो आपने मान लीजिए वो लेक्चर पढ़ लिए, तो आपको याद रखना होगा कि लेक्चर 1 2 3 4 से लेके अब तक कितने लेक्चर हो चुके हैं, हमने उसमें क्या क्या कवर किया है। तो इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा इतने लेक्चर में हमारा ये टॉपिक ख़त्म है या ये यूनिट ख़त्म है। सीखने की गुणात्मक अवधारणा। तो अब देखिए, सीखने का अर्थ है नई जानकारियों का सामना करना, स्वयं की समझ और दुनिया की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा वर्ड का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी नई जानकारी का सामना करते हैं, यानी कि जब भी आप नई जानकारी को सीखते हैं, स्वयं की समझ के लिए सीखते हैं, तो आपको वर्ल्ड लेवल पे, दुनिया लेवल पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आती है, आप उसे अच्छे से डिफाइन करते हैं। दुनिया की व्याख्या में देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने टॉपिक पढ़ा, बहुत सारे राइटर ऐसे हैं वो जो अलग अलग देशों से संबंधित हैं, उन्होंने उस टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं परिभाषा के रूप में, तो वो आपको सीखने होते हैं यहाँ पे। इसलिए सीखना एक विकास प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सीखी जाने वाली सामग्री जटिल और अंतर संबंधित है और एक स्वयं से संबंधित होने की क्षमता हो सकती है। सीखना शिक्षकों की सुविधा के साथ छात्रों द्वारा निर्माण अर्थ की प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या है, देखिए जो सीखने वाली जो सामग्री है वो जटिल हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो आसान हो, जटिल हो सकती है, लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे वो आपस में अंतर संबंधित होगी तो वो आपको आसानी से समझ में आएगी। और देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षकों की, यानी कि सीखना क्या है, शिक्षकों की सुविधा के साथ छात्रों द्वारा। यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात देखिए कि जब भी आपको शिक्षक पढ़ाते हैं तो आपको वो आसान लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे कि ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। यदि कोई छात्र सीखने की गुणात्मक अवधारणा का समर्थन करता है तो यह संभावना है कि वह सक्रिय रूप से उन नई सिखाई गई सामग्रियों की समझ बनाएगा और उनके मौजूदा ज्ञान से संबंधित होगा। यानी कि क्या है कि जब भी देखिए छात्र सीखते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हैं, छात्र किसी चीज़ को सीखते हैं, तो गुणात्मक अवधारणा अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो आपको सक्रिय रूप से सारी चीज़ को सीखना होता है कि ताकि जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपके दिमाग में समझ में आए। तो देखिए अच्छे सीखने वालों की विशेषताएं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर। यहाँ पे क्या है, देखिए अच्छे सीखने वाले लगातार बने रहते हैं। अच्छे शिक्षार्थियों के लिए विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमिक होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, निरंतर और क्रमिक क्या है, क्रम वाइज होता है ना, कि आपने पहले क्या पढ़ा, बाद में क्या पढ़ा, तो आपको क्रम वाइज भी करना होता है सब कुछ। तो जो अच्छे सीखने वाले होते हैं, जो अधिगम करता होते हैं, तो वो लगातार सीखते ही रहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए ठाना है कि मेरे को पेपर 1 करना है, तो आप मेरा वीडियो लेक्चर पहला से लेके यूनिट 10 तक पूरा देखेंगे, चाहे वो 100 150 लेक्चर हो, 200 लेक्चर जो भी हो, है ना। तो वो क्या है, अच्छे सीखने वालों की विशेषता है। अब देखिए वे जानते हैं कि अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, अर्थात इसका उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कैसे किया जाता है। यानी कि देखिए आपके पास जो ज्ञान है उसका उपयोग कैसे करना है, वास्तविक जीवन की समस्याएं आपके सामने क्या है। यानी कि देखिए जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके जीवन से, समाज से संबंधित है। मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। वे अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं और इसे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखते। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्ञान साझा करने से बढ़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपने कोई चीज़ सीखी या किसी लर्नर ने, किसी अधिगम ने कोई चीज़ सीखी, अधिगमकर्ता ने, उनको पता है कि अगर वो ज्ञान साझा करेंगे, जैसे मैं आपको ये देखिए ज्ञान साझा कर रहा हूँ, मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा, है ना। ज्ञान साझा करने से क्या होता है, बढ़ता है। जब भी आप किसी को जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसे आप किसी और से शेयर करेंगे, बताएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वे नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं जो सीखने की क्षमताओं जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, लालच आदि को कमज़ोर करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए कि जो नकारात्मक भावनाएं हैं, यानी कि आप में क्रोध नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, लालच नहीं होगा, ये चीज़ें जो कमज़ोर करती हैं व्यक्ति को, वो इनसे परे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, वे हमेशा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं जो वे नहीं जानते, हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहते हैं। देखिए जो अच्छा जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, वो क्या है कि वो
हमेशा ही नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। जो उनके पास ज्ञान नहीं है, जो उन्हें चीज़ नहीं सीखी है, वो हमेशा ही उसे जानने की कोशिश करेंगे कि ताकि वो उनको भी समझ पाए जो उन्हें चीज़ नहीं आती। वे हमेशा उन सूचनाओं को पढ़ने, विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए समय निकालते हैं जो उन्होंने इकट्ठी की है। यानी कि जो उन्होंने नॉलेज या जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सही है, गलत है, क्या नहीं है, वो उनका पहले पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उनका मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ उन्होंने पढ़ी अगर वो गलत हो कुछ उसमें तो वो उसे करेक्ट कर लेंगे, उसे ठीक कर लेंगे। वे सीखने का आनंद लेते हैं और कठिनाइयों पर निराश नहीं होते जो सीखने की यात्रा में उत्पन्न होती है। जैसे कि देखिए आपने जो सीखा है, आप जिस पथ पर चले हैं सीखने के लिए, आपको वहाँ पे कठिनाइयाँ आती। कठिनाइयाँ कैसे कि बहुत सारे टॉपिक मुश्किल है। जैसे मान लीजिए आपने पेपर 1 की तैयारी की, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें मैथ, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी वो यूजी नेट की तैयारी करते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो ऐसा तो है नहीं वो बिल्कुल आ नहीं सकती, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ ही जाएगी। तो उसमें क्या है कि जो अच्छे सीखने वाले हैं वो उसका आनंद लेते हैं, कठिनाइयों पर निराश नहीं होते, तो वो उनको दूर कर लेते हैं। उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वे अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। जैसे कि लैंगर ने कहा है कि यदि हमें नया ज्ञान होगा तो हमें नए प्रश्नों की एक पूरी दुनिया प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए उत्तर प्राप्त करने से प्रश्नों का एक और सेट होता है और सीखना जारी रहता है। देखिए लैंगर का यहाँ पे क्या कहना है कि हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। जब हम उस प्रश्न का हल ढूंढ लेते हैं और जब नया ज्ञान कोई और प्राप्त करते हैं, फिर से हमारे सामने प्रश्न आते हैं। जैसे जैसे हम नया ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, हमारे सामने प्रश्न आते जाएंगे, हम उनका हल ढूंढेंगे और साथ में जब भी नया नॉलेज या नया ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसकी समस्या का हल भी या प्रश्नों का हल भी ढूंढ लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें जो एक नया ज्ञान है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उनके पास नया ज्ञान जोड़ने की क्षमता है और वो जो पहले से ही जानते हैं, उनका ज्ञान आधार निरंतर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्या है कि जो नया ज्ञान है, यानी कि जो उन्होंने नया ज्ञान सीखा है, जो सीखने वाले या अधिगमकर्ता ने जो नया ज्ञान सीखा है, अधिगमकर्ता ने या लर्नर ने, तो जो पहले से जी वो जानते हैं, फिर उन्होंने उसी चीज़ को दोबारा पढ़ा। जैसे आपने लेक्चर जाना है, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को जाना है, फिर भी आप पढ़ते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इससे क्या है कि आपको